अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे उनकी यादें बाकी रह जाती हैं। मेरे पास आज भी वो आईना है जो उसकी यादें हैं, जबकि मैं 2 बच्चों की माँ और ज़ीशान की बीवी हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लगता है कि मैं अदील को अब भुला चुकी हूँ कि यही जिंदगी का उसूल है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। ये उन दिनों का जिक्र है जब ताया अबू, मेरे बाबा और चचा जान सभी इकट्ठे एक बड़े से मकान में रहा करते थे। चूंकि दादी जान खानदान की सरबराह थी, वही उस मुश्तरका फैमिली सिस्टम के जरिए हम सबको जोड़े हुए थे। हमारा खानदान बड़ा था और सब एक जगह रह रहे थे। पूरी बरादरी में हमारी फैमिली इत्तेफाक और मोहब्बत की वजह से मशहूर थे। तीनों भाइयों के बच्चे जब एक जगह बैठते, वहां पल भर की खामोशी नामुमकिन थे। हमारे बड़ों का भी आपस में रौनक मेला लगा रहता था। ये माह रमजान की बात है। फूफो ने अपने घर हमको इफ्तार पर बुलाया था। उनके किचन से इश्तिहा अंगेज खुशबू आ रही थी। इफ्तारी से चंद मिनट पहले जबकि सब दुआ कर रहे थे, मेरी काजिन अनूशे आईने के सामने खुद को नक्सिक से दुरुस्त कर रही थी। अरे भाई अनूशे बन्नो, अब चल भी पड़ो। तुम क्या चाहती हो? वो सिर्फ तुम ही को देखता रहे और इफ्तारी ना करे? रबिया, उफ! उसने मुझ पर मुक्का ताना। तुम भी ना बस। मैं उसके मसनूई गुस्से से महजूज होते हुए जोर से हंसी और बाजू पकड़कर खींचते हुए डाइनिंग टेबल तक ले आई। जब सारा खानदान खाने की मेज के गिर्द बैठ चुका तो दादी भी आ गई। आते ही हम सब पर नजर डालकर कहा, माशाल्लाह, मेरी इस कायनात को नजर ना लगे। हमेशा ऐसे ही हंसते बसते रहो। मुझे अपने तायाजाद अदील के सामने जगह मिली थी और अनूशे जो बचपन से फूफीजाद ज़ीशान को पसंद करते थे, वो ऐन उनके सामने बराजमान थे। सुभान और शहरोज भी करीब बैठे थे। हम 6 काजन्स में बहुत दोस्ती थे, मगर अदील से मेरी दोस्ती सबसे बालातर थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मैं भी उसकी हर बात मान लेते। दरअसल उसकी कोई बहन न थे और मेरा कोई भाई न था। शायद इसीलिए वो मेरी हर फरमाइश पूरी करता और मैं उसके हुक्म पर उसके सब काम खुद करते। मसलन उसके लिए चाय बनाना, उसकी शर्ट इस्त्री कर देना। इफ्तारी के बाद ही बातों बातों में फूफो ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि इस ईद पर कुछ नया प्रोग्राम करेंगे। क्या नया फूफो? मैंने सवाल किया था। ये तो ईद पर ही पता चलेगा, उन्होंने चहक कर जवाब दिया। रात चाय पीने के बाद बड़ों की महफिल ड्राइंग रूम में सजी और हम सब बाहर लॉन में बैठे थे। तभी मेरी निगाहें अदील को ढूंढने लगी। वो कमरे में होगा शायद। ये सोचते हुए मैं लॉन से कमरे में गई। वाकई वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अरे भाई, देखना ही है तो लॉन में आ जाओ, यहां अकेले क्यों खड़े हो? बाहर ठीक से देख नहीं पाता, तभी अंदर से सुकून से देख रहा हूं। उसने यह कोना बेखुदी से जवाब दिया, अच्छा, अब बाहर चलो भाई, सब वहां गपशप कर रहे हैं और तुम यहां तन्हाई की धीमी आग पर हाथ ताप रहे हो। मुझे लॉन में नहीं बैठना। तो फिर कहाँ चलना है? बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। चांद रात थी। हमने ढेर सारी शॉपिंग की और आखिर में आइसक्रीम खाकर घर आ गए। मैं इस अमर से बेखबर थी कि आज की रात के बाद मेरी जिंदगी अक्सर बदल जाएगी। शॉपिंग के बाद रात में किचन में थे जब अदील आया और मुझे पैक किया हुआ डब्बा दिया। हैरान थी कि
सारी शॉपिंग तो हमारे साथ की थी, फिर ये कब खरीदा? कमरे में जाना तो खोल कर देख लेना, पर इतना बता दूं कि इसमें मेरा चांद है। ये कहते ही वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। वो मुझे बहुत बदला हुआ लगा। फौरन अपने कमरे में गई और बैग खोला। उसमें खूबसूरत दिल के डिजाइन का लकड़ी से बना दरवाजा था। दरवाजा खोला तो उसमें आईना था, जिसमें सिवाय अपने चेहरे के मुझे कुछ और नजर ना आया। मैं उलझ गई। ये क्या? ये तो सिर्फ आईना है। मुस्कुराकर मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया कि बहुत प्यारा है। सुबह ईद थी, खुशी की नवीद थी। सभी तैयार हुए, नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। कुछ देर बाद फूफो अपने बेटे जीशान के साथ आ गई। मैं और अनुषे उनके लिए चाय बनाने चले गए। जब हम चाय बनाकर लौटे तो फूफो दादी और वालिद साहब से कह रही थी, रबिया को मुझे दे दो। मेरे जीशान को वो बचपन से पसंद है। अब तो दोनों ने तालीम भी मुकम्मल कर ली है। मंगनी आजकल में कर लेते हैं। ये सुनकर अनुषा के हाथ से चाय की ट्रे छूट गई। अरे क्या हुआ? मैंने अनुषा से पूछा। मेरे हाथ में मिठाई थी। कुछ नहीं हुआ, बस ये सब टूट गया। कोई बात नहीं, दादी ने कहा। चाय बनाओ और शकूर से कहो कि ये सब साफ कर दे। चाय के बर्तन ही नहीं, किसी का दिल भी टूटा है। उसकी किसी को खबर ना हुई। मंगनी ईद के तीसरे दिन रख लेते हैं, फूफो ने कहा था। ठीक है, अब्बू ने जवाब दिया। खुशी के मौके पर खुशी से मुसरतें दो चंद हो गई। रात को अनुषे बगैर किसी से बात किए अपने कमरे में जाकर सो गए। मैंने अदील को देखा, जो आधी रात तक पुराने गीत सुनता था। आज वो भी गायब था। दोनों के इस गैर मामूली रवैये पर मेरे दिल में खटक से हुई। जब अम्मी अब्बू ने मेरा इंदिया मालूम करना चाहा तो मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी फूफो ऐसा चाहती हैं बेटे, ताकि हमसे जुड़ी रहे। तभी मुझे अनुषे के आंसू याद आ गए। अम्मी, अनुषे भी तो है, उससे करते हैं। जीशान ने तुम्हारा नाम लिया बेटी। अगर अनुषे को पसंद करता तो उसी का नाम लेता। अम्मी अब्बू मुझे उलझन में डालकर चले गए और मैं सोचती रह गई कि अनुषे जीशान को चाहती है और जीशान मुझे चाहता है और मैं किसी और को चाहती हूँ। अदील का ख्याल आ गया। रात के 2 बज गए और वो सुख का घर से निकला था, अभी तक नहीं आया। ना जाने कहाँ चला गया था। 3 बार फोन लगा चुके थे, पर फोन ऑफ था। मैं उसके इंतजार में लॉन में टहलने लगी। अचानक गेट पर नजर गई। वो अंदर आ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई, जैसे कि बहुत रोया हो। मैं उसके तरफ लग गई। कहाँ रहे हो सारा दिन? वो खामोश बस मेरी तरफ देखता रहा। फिर मेरा हाथ पकड़कर लॉन में फूलों की क्यारी के पास बैठ गया, जहां हम दोनों अक्सर बैठा करते थे और बातें किया करते थे। इस फूलों की क्यारी के साथ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। बताओ क्या हुआ है? मैंने एक बार फिर पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने जीशान के लिए हाँ कर दे? नहीं तो, मगर हाँ कर दो। वो बहुत अच्छा लड़का, तुमको खुश रखेगा, तुम्हें पसंद करता है। उसने एक ही सांस में कह डाला। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैंने जल्दी से कहा। क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं, नहीं, पता नहीं। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, गोया बहुत से सवाल हों उसके पास, और वो भी ऐसे देख रहा था जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर कोई रोक रहा हो उसे। बिलाखिर मैंने पूछ लिया, क्या बात है आदिल, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाथ से आंखों को रगड़ कर बोला, हाँ, बहुत कुछ कहना था,
पर अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं? बस तुम शादी के लिए हाँ करो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये कहते ही वो मेरा हाथ छोड़ उठकर कमरे के अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कुछ था मेरे पास जो नहीं है अब। उस रिश्ते पर दादी और मेरे वालिदैन मुतमईन थे। फूफो बहुत खुश थी और ज़ीशान बहाने बहाने से 3 बार किचन में चक्कर लगा चुका था, जहां मैं दादी जान की फरमाइश पर खीर बना रही थी। लेकिन अनूशे चुप थे, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि जाओ और जाके ज़ीशान से अपने दिल की बात कह दो, पर वो ना मानी। कहने लगी, वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है और तुम चाहती हो मैं उसे अपने लिए प्यार की भीख मांगू। वो ना समझे और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। ऊपर से मुझे अदील की समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे हो क्या गया था। आज फिर वो सुबह से घर पर नहीं था, जाने कहाँ था। मैं जाने अनजाने में सारा दिन उसे ढूंढती रही। 3 दिन गुजरते देर न लगे, मंगनी की शाम आ गई। अनुषा खुद मुझे रस्म मंगनी के लिए तैयार करने लगे। लाख कोशिश के बावजूद वो खुश नजर नहीं आ रही थी। रस्म मंगनी के वक्त अदील बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर नहीं थी, बल्कि ज़ीशान पर थी। वो रश्क भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। तकरीब के दौरान फूफो ने एक और फरमाइश कर दी। कहने लगी, भाई मुझसे अब और इंतजार ना होगा, आप मुझे शादी की तारीख दे दें। बाबा ने कहा, जब चाहो आकर ले जाओ अपनी बहू को, अभी हमारे घर तुम्हारी अमानत है। तभी 1 माह बाद की तारीख का तायुन हो गया। मेरी हालत तो ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। जाने क्या हो गया मुझे कि हर वक्त खोई खोई से रहने लगे। 1 महीना ऐसे गुजर गया। तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। इस दौरान मेरा बीए का रिजल्ट आ गया, जबकि अनुषे जो मेरी क्लास फेलो भी थे वो 2nd और मैं 1st पोजीशन ले चुके थे। मुझे कोई ख़ास खुशी ना हुई, लेकिन जब अनुषे ने रिजल्ट देखा तो कहने लगी, देखो मैं एक बार फिर तुमसे 1 कदम पीछे रह गई। ये बात उसने कुछ इस तरह यासियत से कही कि मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे ज़ीशान से शादी नहीं करनी चाहिए। सोचते सोचते शादी में 2 दिन रह गए। बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया। रात 8 बजे के करीब मैंने ज़ीशान को छत पर बुलाया और कह दिया, देखो शानी, मेरी बात गौर से सुनो। अनुषे तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या कह रही हो तुम? अनुषे मुझसे? उसने परेशान होकर मेरी तरफ देखा। हाँ, तुमसे, मैंने जवाब दिया। वो बचपन से तुमसे मोहब्बत करती है और मैं ये जानते हुए भी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है कैसे शादी कर सकती हूँ तुमसे? लेकिन हो भी क्या सकता है, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो भी बचपन से। ज़ीशान ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं नहीं जानती, वो मेरी प्यारी दोस्त है। इस 1 माह में उसने मुझसे सिर्फ 3 बार बात की है। वो जो 1 मिनट मुझसे दूर ना रहती थी, मैंने उसे खो दिया है शान, और शायद बहुत कुछ खो दिया है मैंने खोए खोए अंदाज में कहा। ज़ीशान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। अब कुछ करो शान, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब शादी में 2 दिन रहते हैं, मैं क्या करूं? और वैसे भी मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरी नजरें तो हमेशा तुम पर लगी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, तभी मैं तेजी से नीचे जाने को मुड़ी। क्या देखती हूं, अनुषे जीने में खड़ी मेरी बातें सुन रही है। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। तुम क्या समझती हो कि मैं इसका खैरात में दिया प्यार ले लूंगी? हरगिज नहीं। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो क्या फायदा? जब कभी मैं उसकी नजरों में देखूंगी
मुझे तुम नजर आओगे, मैं उससे कभी शादी नहीं कर सकते, चाहे तुम उससे शादी करो या ना करो। और हाँ, ये क्या कह रही थी तुम कि तुमने मुझे खो दिया? वो मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं, वैसी ही हूं, बस कुछ वक्त तो लगेगा, फिर ठीक हो जाऊंगी मैं। अब तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन मेहंदी थी और अदील खानदान की तमाम औरतों और मर्दों के दरमियान बैठा ढोलकी बजा रहा था। मेरे हाथों पर ज़ीशान के नाम की मेहंदी लग रही थी, पर मैं अब भी खुश न थे। मेहंदी की रस्म खत्म होने के बाद सब अपने कमरों में जा रहे थे। तभी मैंने अदील को लॉन में जाते देखा। वो फूलों की क्यारी के पास बैठा था जब मैंने उसे कहते सुना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत चाहता हूं तुम्हें। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम ही को चाहा, पर मैं क्या करूं, तुम मेरी भी नहीं हो सकती। शायद मैंने बहुत देर करते तुमको ये बता नहीं सका। फूफो ने मुझसे पहले तुमको मांग लिया, या फिर ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मेरी सबसे बड़ी एक ही आरज़ू थी, तुम्हें पा लेने की आरज़ू। अगर ईद की सुबह फूफो तुम्हारा हाथ ना मांगती तो मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था, पर अब नहीं। अब तुम मेरे दोस्त की हमसफर बनने जा रही हो। रबिया, काश तुम मेरे आईने के चांद को समझ पाती। काश रबिया, मैं उसके पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। दम बखुद रह गए, जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो और मुझे ये तक समझ ना आ रहा हो कि मैं खड़ी कहाँ हूं। मैं उस वक्त अपने आप को दुनिया की बेवकूफ तरीन लड़की समझ रही थी। खामोशी से उसको मुखातिब किए बगैर मैं अपने कमरे में चली आई। तब मैं सोच रही थी, क्या मैं भी अदील से मोहब्बत करती हूं या नहीं। शायद ऐसा ही था। मैं उसे 2 मिनट के लिए भी अपनी नजरों से ओझल देखती तो दिल में बेचैनी होने लगती। सुबह सवेरे उसका चेहरा ना देख लेती तो यूं लगता कि दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो ये सब क्या है आखिर? मोहब्बत ही थी ना। सोचो मैं गलतान थी कि अब क्या करूं। अचानक जहन में ख्याल आया और उठ खड़ी हुई। ये भी ना देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। अम्मी बाबा के कमरे पर दस्तक दी। इस वक्त कौन है? अम्मी ने कहा। मैं हूं, रबिया। दरवाजा खोलिए। खैर तो है बेटा? अम्मी ने घबरा कर दरवाजा खोल दिया। मैंने वालिदैन को सारी उलझन बताकर हकीकत से आगाह कर दिया। अम्मी बाबा दोनों ही परेशान हो गए। ये क्या कह रही हो रबिया बेटी? मैं ठीक कह रही हूं। प्लीज आप लोग कुछ करें। जो जिसको पसंद करे उसकी शादी उससे होनी चाहिए। अनूशे ज़ीशान को और अदील मुझे। इससे आगे ना बोल सके। अच्छा तुम अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन नींद कहाँ आनी थी। सुबह तक के 4 घंटे मैंने कांटों पर जाग कर गुजारे। सुबह बाबा ने सारी हकीकत दादी और फूफो के सामने रख दी। उन्होंने फिर शान को बुलाया और समझाया। तब उसने कहा, ठीक है, आप लोग रबिया और अदील की शादी कर दें, अगर रबिया भी यही चाहती है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। रबिया हो कि अनूशे, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। फूफो ने अफसुर्दगी से कहा। ज़ीशान ने अदील को फोन किया। कहाँ हो? मार्केट में कुछ लेना था मुझे। अच्छा तो फिर जल्दी घर पहुंचो। और हाँ, अपने साइज की शेरवानी भी लेते आना। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी शादी पर शेरवानी पहनकर क्या करूंगा? वैसे भी बहुत अच्छा कुर्ता ले चुका हूं मैं। मेरी नहीं बेवकूफ, तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूं। क्या मतलब यार? खुलकर बताओ। मैं समझा नहीं। वो उलझ गया।
तुम जैसा अहमक मैंने नहीं देखा यार। यार तुम रबिया से शादी चाहते थे और एक बार भी उसे या मुझे इशारतन नहीं बताया। अब हमको ख्वाब तो नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। यार तुमको गलत फहमी हुई है। रबिया ने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। ऐसा कहना नहीं पड़ता, सिर्फ महसूस करना पड़ता। तुम लड़के होकर उसे दिल की बात ना कर सके, वो तो फिर लड़की है। अब इतने महान ना बनो कि मेरे लिए कुर्बानी देकर मुझे ही विलन बना दो। बस और कोई बात नहीं करनी, बस शेरवानी ले लो और ये लो, रबिया से खुद बात कर लो। आईना दे दिया और समझाया नहीं कि आखिर ये चांद का मामला क्या है। मैं सारी रात चांद का सोचती रही कि आखिर ये मामला क्या है। सोचा सुबह तुमसे पूछूंगी, तुम तो जानते हो कि मैं आज़िल की बेवकूफ़ हूँ और सुबह तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। अगर कल रात मैं तुम्हारी उस फूल की क्यारी से की हुई बातें ना सुनती तो कभी अपने दिल की आवाज़ और उस आईने में अपना चेहरा ना देख पाते। और तुमने तो वैसे ही मुझे कुछ ना बताने की कसम उठाई हुई थी। अच्छा अब शेरवानी ले आना। अनुषे छत पर थे। फ़ोन बंद करके मैं उसके पास गई। उसे बहुत मनाया कि वो ज़ीशान से शादी कर ले, पर वो न मानी, जिद की पक्की थे। शायद अपनी जगह वो भी ठीक थी। नीचे आई तो रूम में न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जबकि वहाँ कोई मौजूद न था। पता नहीं कौन टीवी ऑन करके चला गया था। मैं रिमोट उठाकर बंद करने लगी तो एकदम साकित रह गई। लाहौर के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आग लगी थी। 8 लोग जान से गुजर चुके थे, जबकि 50 जख्मी थे। उफ, पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। जो लोग मर चुके थे उनकी डेड बॉडीज बाहर लॉन में रखी जा रही थी। ये चेहरा नहीं, ये वो नहीं हो सकता। सब नीचे आ गए। क्या हुआ रबिया? अम्मी, अम्मी ये देखें, ये नहीं हो सकता। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगे। तभी मैं धड़ाम से गिर गई। किसी को यकीन ना आया कि वो बेहोशी 1 साल तक रही। मैं जब कोमे से बेदार हुई तो अपने कमरे को अस्पताल की मानद पाया। अम्मी, मैं कहाँ हूं? तुम अपने कमरे में हो मेरी बच्ची। तुम ठीक हो गई हो। उनकी खुशी दीदनी थी। वो बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही लम्हे वो उदास हो गए, क्योंकि अदील इस दुनिया में ना रहा था। उसे मार्केट में आग के हादसे ने निगल लिया था और उस हादसे को अब 1 साल गुजर चुका था। बेटी, हमारी बात मान लो। हमने बहुत दुख देख लिया। हमारी बात मानोगी तभी अदील की रूह को भी सुकून मिल जाएगा। माँ बाप, फूफो और बूढ़ी दादी की खातिर बिलाखिर मुझे सर झुकाना ही पड़ा और मैं रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। अब मैं और ज़ीशान मिलकर अदील की याद ताज़ा कर लेते हैं, जबकि अनुषे एमफिल करने लंदन चले गए। अदील चला गया, मगर उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और उसका दिया हुआ आईना हमेशा मेरे पास रहेगा। दोस्तों, ये थी अदील और रबिया की दुख भरी कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जानकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अब्दुल सलाम का, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर यूसुफ का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हम सबका हामी नासर है।